गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो एन फ्रैंक की जो डायरी के पन्ने पढ़ रहे थे, तो हमने अब तक 8 जुलाई 9 जुलाई के 2 दिन की डायरी पढ़ी। पहले उसने अज्ञातवास से एक दिन पहले के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी वगैरह की, कैसे उन्हें 10 दिन पहले उन्हें अपनी पैकिंग करनी पड़ी। उसके बाद उसने अगले दिन की डायरी में वहाँ वो जहाँ पर वो गए उस इमारत का वर्णन किया। उसके बाद जो तीसरा दिन था, जो शुक्रवार यानी कि 10 जुलाई 1942, फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मतलब चाहे उसने बड़े बोरिंग तरीके से लगाई है कि एक एक चीज़ का वर्णन, एक एक सीढ़ी का वर्णन, गली का वर्णन, कमरों का वर्णन उसने बड़ी बारीकी से किया। कि चाहे मतलब उसने कहा कि वो डायरी में लिख लिख के बोर हो गई या डायरी उससे बोर हो गई, कि लेकिन जैसा भी हो वो फिर भी चाहती है कि वो अपनी डायरी में पूरा लिखे कि वो कैसे वहाँ पर पहुँचे। तो मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ इसके बारे में मैं तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से भी पता चलेगा, मेरे आगे के पत्रों से। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। 263 प्रिंसन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर अनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूंसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। मतलब कि वहाँ पर उनका जो सामान था वो कुछ दिन पहले से ही उन्हें वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने ले जाना शुरू कर दिया था, चाहे इसके बारे में उस समय तक एन फ्रैंक को नहीं पता था। तो इसमें वो यही बता रही है कि जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वहाँ कहीं भी सोने की जगह भी ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थककर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। तो मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए, मतलब ब्लैक आउट वाले, ताकि किसी को भी वहाँ पर नज़र ना आए वे लोग। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ़ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त अनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। तो इस डायरी में जो एन फ्रैंक ने यही लिखा कि अब वे वहाँ पहुँच गए, कैसे उसकी जो माँ थी और उसकी बहन थी वो तो थक गए थे। उसके पिता ने और एन फ्रैंक ने खुद मिलकर कैसे उन कमरों को संवारा, सामान को सेट किया। मतलब उसने एक एक बात को अपनी डायरी में लिखा। तो इस बारे में उसने लिखा और उसके जो आगे की कहानी है जो उसने अपनी अगली जो डायरी के पन्ने हैं वहाँ पर लिखी।